सामाजिक अनुसंधान के बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम तथ्यों के संकलन के लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे हम केस स्टडी भी कहते हैं, इसे एकल पद्धति भी कहते हैं, जिसका प्रयोग करते हुए हम सामाजिक अनुसंधान में आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे विषय हैं या कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में अध्ययन करने के लिए हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम इसका प्रयोग चार्ल्स लिपले ने किया था, जिन्होंने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया था। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति अधिकांशतः मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों, उद्दंड, अनुशासनहीन युवकों के उपचार हेतु किया जाता है। समाज वैज्ञानिक भी इसका प्रयोग करते हैं। वे देखते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति, नेता, कलाकार, लेखक, कवि, उपन्यासकार, समाज सुधारक, उनका संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने के लिए अध्ययन किया जाता है, ताकि वे देख सकें कि शीर्ष पर पहुंचे हुए व्यक्तियों का जीवन स्तर, सामाजिक परिदृश्य, मानसिक दृश्य कैसा था। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम व गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे हम सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र भी कहते हैं, सोशल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, जिसके द्वारा केवल एक ही पक्ष का अध्ययन किया जाता है या एक ही इकाई या एक ही संस्था का अध्ययन किया जाता है। वह अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत ओडम का कहना है कि प्रत्येक व्यक्तिक कारक, चाहे वह संस्था हो या एक व्यक्ति या समूह के जीवन की पूर्ण घटना हो, का विश्लेषण उस समूह की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। अतः व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई होती है, दूसरा गहन अध्ययन किया जाता है, तीसरा संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, चौथा गुणात्मक अध्ययन संभव है, पांचवा ऐसे कारकों का अध्ययन किया जाता है जो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, छठा संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन होता है। व्यक्तिगत इसके स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, यदि हम सामाजिक अनुसंधान में इसका उपयोग करते हैं तो अनुसंधानकर्ता के समक्ष प्रश्न ये उठता है कि उसके स्रोत कौन से होंगे। तो उसके प्रमुख स्रोतों में हैं जिसके द्वारा हम गहन व सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है डायरी। कई व्यक्तियों का अपने जीवन की दैनिक घटनाओं को डायरी में लिखने की आदत होती है। डायरी में कई गोपनीय बातें भी होती हैं और घटनाओं का कालक्रम के अनुसार विवेचन किया जाता है। डायरी में प्रमुख घटनाओं का वर्णन, आय व्यय, महत्वपूर्ण पते, विभिन्न विषयों पर व्यक्ति के विचार आदि ज्ञात होते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रकट करते हैं। डायरियों के द्वारा हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा, पत्रों के माध्यम से भी व्यक्ति अपनी भावना और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र कई बार व्यक्ति के एक विषय पर उसके दृष्टिकोण का चित्रण भी करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक दूसरे की व्यक्ति के साथ संबंधों का ज्ञान होता है, जीवन की अंतरंग सामग्री उपलब्ध होती है, विश्व इतिहास की एक झलक और पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेहरू ने इस प्रकार के पत्र अपनी पुत्री को जेल से लिखे थे, तो उसके अंतर्गत भी उनके मनोभाव, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा, जीवन के मूल्य, तनाव, विश्वास, महत्वाकांक्षाओं को ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात उनके द्वारा भी हमें कुछ स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा है जीवन इतिहास। जीवन इतिहास के अंतर्गत घटनाओं की श्रृंखला और उनके समूह, सांस्कृतिक मूल्यों के संबंध का वर्णन मिलता है। जॉन मेज ने लिखा है कि जीवन इतिहास का तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से है, परंतु वास्तविक व व्यवहारिक अर्थ के अंतर्गत किसी भी जीवनी संबंधी सामग्री को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख बातें इस प्रकार होती हैं। अपनी आत्मकथा में व्यक्ति अपने मनोभावों का अपने सुंदर चित्रण करता है, उसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे प्रेमचंद के बारे में कहानी सम्राट प्रेमचंद का अध्ययन करना है, श्रीमती इंदिरा गांधी का अध्ययन करना है तो उनकी आत्मकथाओं से हमें उनके तथ्य प्राप्त होते हैं। इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है?
पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक दशाएं, पारिवारिक घटनाएं, व्यक्ति की प्रतिक्रिया, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति की प्रेरणा, संपूर्ण जीवन के अनुभव, प्रभावशाली व्यक्ति, व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ और आशाएं, उनके अनुभव, तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार भविष्य के प्रति उनकी धारणा, व्यक्ति की धारणा। चौथा है प्रलेख। डायरी, पत्र, जीवन इतिहास के अतिरिक्त व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन में कुछ अन्य स्रोतों जैसे व्यक्तिगत प्रलेखों आदि का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें आत्मकथाएं, स्कूल और कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तकें, पत्रिकाएं, सरकारी तथा गैर सरकारी विज्ञप्तियां, साहित्यिक सामग्रियां, भूतकाल एवं वर्तमान से संबंधित अनुसंधान, प्रतिवेदन आदि को सम्मिलित किया जाता है। अल्पोर्ट इसके बारे में कहते हैं कि आत्म प्रदर्शन करने वाले ऐसे तथ्य जो इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक लेखक के मानसिक जीवन की संरचना, गत्यात्मकता एवं कार्य करने के बारे में प्रत्यक्ष सूचनाएं देते हैं और इससे हम तथ्यों का संकलन कर पाते हैं इस विधि के द्वारा। इसके प्रमुख गुण हैं। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है, पूर्व में थोड़ा कम होता था, करने लगे हैं। लुंडबर्ग व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति की सहायक व्यवस्था मानते हैं। उनका कहना है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति स्वयं में बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक कार्य प्रणाली में एक सोपान है। इसके गुण इस प्रकार हैं। पहला, इसके द्वारा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। दूसरा, उपकल्पनाओं का स्रोत होते हैं। तीसरा, अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोग किया जाता है। चौथा, महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक होते हैं। पांचवा, व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी प्राप्त होती है। छठा, सामग्री की पूर्णता मिलती है। सातवां, घटनाओं की निरंतर तस्वीर दिखाई देती है। आठवां, तुलना और वर्गीकरण का आधार माना जाता है। नौवां, सामान्यीकरण का आधार होता है। 10वां, नए अनुभवों का ज्ञान, अर्थात अधिकांश सर्वेक्षण कार्य की सीमा निश्चित होने के कारण वास्तव में अनुसंधानकर्ता विश्लेषण स्तर पर विस्तृत अनुभव प्राप्त करता है, जिसके द्वारा छानबीन की जाती है। जीवन के प्रभाविक कारकों का अध्ययन किया जाता है इस विधि के द्वारा। दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के माध्यम से हम प्रारंभिक प्रक्रियाओं का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन हमें दूरगामी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर पाते हैं। फिर विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा। साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा, प्रलेख आदि। 14वां, व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्वों का अध्ययन किया जाता है। 15वां, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में बहुत सहायक होते हैं, जिसके द्वारा निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मनोवृत्ति विज्ञान, साइकोसोमेट्रिक डिजीज आदि के बारे में भी इसके द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में एकल पद्धति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसके द्वारा उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं आदि।